मेरे प्यारे दोस्तों, फॉर्मूला डायरी के इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ सभी फॉर्मूला को बहुत ही बेहतर ढंग से सीखने वाले हैं। सो आप लोग कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, चाहे वो एसएससी जेईई हो, स्टेट पीएससी हो या कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है ये सीरीज फॉर्मूला डायरी। अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे तो फॉर्मूला डायरी सीरीज को अवश्य देखें और अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आरएसी के बारे में, यानी कि जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसका सभी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ फॉर्मूला को हम लोग मेन रूप से फॉर्मूला को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, सीओपी क्या होता है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे करते हैं, जैसे हीट पंप और रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे और उसमें भी हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट सीओपी फाइंड आउट किया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, यानी कि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी का जो है यूनिट क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सीओपी। तो आज की सेशन में बस बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग इतना सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब देखिए यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता क्या है उसको हम लोग समझते हैं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का दूसरा नाम डिजायर इफेक्ट भी हम लोग बोलते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि रूम में अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो ठंडे के समय में क्या चाहिए, हमें ठंडे के समय में ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए एटमॉस्फेयर की तुलना में, और गर्मी के समय में एटमॉस्फेयर की तुलना में कम टेम्परेचर चाहिए हमारे रूम का। तो रूम का टेम्परेचर कम कैसे होगा, तो उसके लिए हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो रूम के टेम्परेचर को निकाल के बाहर जिस डिवाइस से हम लोग फेंकते हैं तो उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर बोल सकते हैं या एयर कंडीशनिंग बोल सकते हैं। तो वहां से जो रूम का टेम्परेचर बाहर निकाल के फेंकता है तो जितना हीट एक्सट्रैक्ट करता है रूम से एटमॉस्फेयर की ओर, तो रूम से एटमॉस्फेयर में जो भी हीट आपको सप्लाई करता है वही आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहलाता है, या फिर ये आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा। या फिर डिजायर इफेक्ट की बात करेंगे तो ये आपका डिजायर इफेक्ट हो जाएगा। अब ये जो होता है ये इवोपरेटर के अंदर होता है और इवोपरेटर में हम लोग जो है रेफ्रिजरेंट का उपयोग करते हैं जो आपका वर्किंग फ्लूइड होता है, और इसी का मेन रोल होता है आपके हीट को बाहर फेंकने में। दैट मीन्स ये जो रेफ्रिजरेंट होता है ये पूरा कूल होता है, और ये कूल रेफ्रिजरेंट जो होता है पूरा कूलिंग रहता है, एकदम कूल रहता है, और ये इवोपरेटर हमारे रूम के अंदर लगा रहता है। तो इवोपरेटर के टच में हमारे रूम का एयर आता है जिसके कारण एयर पार्टिकल्स जो होता है वो ठंडा होता है और वो अपना हीट जो होता है वो इवोपरेटर को दे देता है। दैट मीन्स यही फ्लूइड जो होता है उस हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर की ओर फेंक देता है। तो ये आपका रेफ्रिजरेंट जो है प्रॉपर वे में वहाँ पे वर्क करता है। अब सीओपी क्या होता है, तो सीओपी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है या एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो कह सकते हैं इसको। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें तो ये होता है आपका डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, यानी कि जो हमारा डिजायर इफेक्ट हुआ, अब रूम से टेम्परेचर जितना था उसको कम किया तो कम करने के दौरान हीट को बाहर फेंके तो वो आपका डिजायर इफेक्ट हो गया। अब हीट को बाहर फेंकने में जो हम बाहर से वर्क इनपुट दिए, जैसे कंप्रेसर को चलाएं तो उसमें वर्क इनपुट दिए, तो वर्क इनपुट कितना दिए, तो जो भी वर्क इनपुट में दिए उसको हीट को निकालने के लिए उसी दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, सीओपी, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो भी इसको हम लोग बोलते हैं।
अब आइए इसका एप्लीकेशन देखते हैं हीट पंप में। अब हीट पंप में अब हम इसका एप्लीकेशन देखें तो हीट पंप में जब हम एप्लीकेशन देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हीट पंप का अरेंजमेंट क्या होता है। तो किसी भी हीट पंप हो या रेफ्रिजरेशन हो, दोनों का अरेंजमेंट सेम होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका हीट पंप है। अब हीट पंप में आप देखिए कि ये हायर टेम्परेचर है और ये लोअर टेम्परेचर है। तो दो रिजर्वायर, टेम्परेचर रिजर्वायर है, सोर्स एंड सिंक कह सकते हैं। तो ये आपका रिजर्वायर है, टेम्परेचर रिजर्वायर, एक हायर टेम्परेचर है, एक लोअर टेम्परेचर है। यहाँ से हम लोग बीच में हीट पंप को लगा दिए। तो यहाँ से हीट जो है ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है Q1 अमाउंट ऑफ हीट। कब एक्सट्रैक्ट करेगा? जब वर्क इनपुट देंगे W, जब वर्क इनपुट यहाँ से W सप्लाई करेंगे तब। तो ये आपका हायर टेम्परेचर में Q2 अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट कर देगा। तो ये आपका चाहे रेफ्रिजरेशन हो या फिर हीट पंप हो, दोनों में इसी ढंग से ये वर्क करेगा। अब ये रेफ्रिजरेशन और हीट पंप एक तरह रूम का टेम्परेचर ज़्यादा रखना होता है। तो रूम का टेम्परेचर ज़्यादा रखना होगा तो दैट मीन्स यहाँ से जो आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लोअर होगा और आपके रूम का टेम्परेचर हाई होगा। तो रूम का टेम्परेचर हाई होगा तो ये कब संभव है? जब जो हीट यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से हीट एक्सट्रैक्ट करके आपके रूम में हीट को सप्लाई कर देना। तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट आपके रूम में सप्लाई हो जाएगा। तो स्वाभाविक है यहाँ पे वर्क डन आप सप्लाई करोगे। तो इस दोनों को ऐड करने के बाद Q2 अमाउंट ऑफ हीट हमें मिल जाएगा। तो ये आपका हीट पंप में हो जाएगा। दैट मीन्स जो हमारे रूम में आ रहा है वही डिजायर इफेक्ट कहलाता है। तो रूम में क्या आ रहा है? Q2 अमाउंट ऑफ हीट। तो यही आपका डिजायर इफेक्ट कहलाएगा और वर्क इनपुट तो आपका वही रहेगा। तो डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट यही आपका COP कहलाता है, जिसको हम लोग एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो भी बोलते हैं। अब देखिए एग्जाम में आपको फंसाएगा कि एक्चुअल COP क्या होता है। तो हीट के फॉर्म में जब हम लोग COP को लिखते हैं तो वो आपका एक्चुअल COP होता है। देखिए यहाँ पे वर्क डन अगर कोई पूछे कितना होगा तो वर्क डन आपको पता है कि यहाँ पे जो W की बात करेंगे तो ये हो जाएगा Q2 माइनस Q1। ये Q2 माइनस Q1 होगा आपका वर्क डन। क्यों? क्योंकि देखिए W यहाँ पे दे रहे हैं और Q1 जा रहा है तो दोनों मिलके Q2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे Q2 ज्यादा होगा Q1 से, तो ये कब Q2 माइनस Q1 करेंगे तो ये आपका वर्क डन आ जाएगा। तो यहाँ से आपका वर्क डन आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा वहां पे वो COP के बारे में पूछेगा। तो COP क्या होता है? तो वहां पे एक्चुअल COP पूछेगा और आइडियल COP पूछेगा। तो एक्चुअल COP हमेशा हीट के फॉर्म में होता है। तो ये Q2 इसका डिजायर इफेक्ट होगा हीट पंप में और वर्क डन Q2 माइनस Q1 होगा। तो इस दोनों के रेशियो को हम लोग एक्चुअल COP बोलेंगे। उसके बाद आइडियल COP T2 अपॉन T2 माइनस T1 होगा। ये आइडियल COP हो जाएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन में और फंसाने के लिए पूछ देगा कि आप COP फाइंड आउट करो। कुछ भी नहीं बता रहा है हमें कि एक्चुअल फाइंड आउट करें या आइडियल फाइंड आउट करें। तो जब कुछ भी नहीं बता रहा है तो उस सिचुएशन में हम लोग एक्चुअल फाइंड आउट करेंगे। उस सिचुएशन में अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एक्चुअल COP को टिक लगाएंगे। दैट मीन्स हीट के फॉर्म में Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1, ये आपका हीट पंप का COP हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये रेफ्रिजरेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये रेफ्रिजरेशन की बात कर रहे हैं। तो रेफ्रिजरेशन में भी आप देख सकते हो ये जो रेफ्रिजरेशन की बात कर रहे हैं तो रेफ्रिजरेशन में भी वही डिवाइस है। सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? डिजायर इफेक्ट को चेंज कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि T1 आपका एक रिजर्वायर है जो लोअर टेम्परेचर रखता है, ये हायर टेम्परेचर है। अब Q1 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे सप्लाई कर रहा है। कब? जब वर्क डन हम W वर्क इनपुट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं तब। तो यहाँ पे डिजायर इफेक्ट क्या होगा? तो अब रेफ्रिजरेशन की बात कर रहा है तो हमें कूलिंग चाहिए। कूलिंग मतलब गर्मी के समय में रूम का टेम्परेचर कम होना चाहिए, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो स्वाभाविक है ये आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हो जाएगा, ये रूम का टेम्परेचर हो जाएगा। तो यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है Q1 अमाउंट ऑफ हीट और ये रिजेक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर में Q2। तो हमें एटमॉस्फेयर का तो कोई मतलब नहीं रहता है, हमें रूम से मतलब होता है। रूम से कितना हीट आया और कितना हीट गया। तो हीट पंप में जितना हीट आया तो वो आपका डिजायर इफेक्ट हो गया। तो हीट पंप में हम लोग हायर टेम्परेचर की बात करते थे, अब लेकिन रेफ्रिजरेशन में हम लोग क्या करेंगे? लोअर टेम्परेचर की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका कितना अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हुआ,
सॉरी कितना अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है वही आपका डिजायर इफेक्ट हो जाएगा, वर्क इनपुट तो वही रहेगा। तो यहाँ पे जो डिजायर इफेक्ट होगा वो Q1 होगा, और Q1 अपॉन वर्क डन यही आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा। अब ये आपका हीट के फॉर्म में है तो एक्चुअल ये COP हो जाएगा। अब ये आपका COP हो जाएगा, सॉरी। अब ये दोनों के रेशियो को यानी कि डिजायर इफेक्ट और वर्क इनपुट के रेशियो को COP बोलेंगे। हीट के फॉर्म में है तो एक्चुअल हो जाएगा, और टेम्परेचर के फॉर्म में है तो वो आपका आइडियल हो जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी देखिए लोअर वाला लेंगे तो डिजायर इफेक्ट Q1 है तो टेम्परेचर भी T1 ही डिजायर इफेक्ट होगा, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर T1 अपॉन T2 माइनस T1 होगा। लेकिन हीट पंप में यही चीज आपका चेंज हो जाता है। हीट पंप में आप देखिए, हीट पंप में यहाँ पे Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1 होता है, T2 अपॉन T2 माइनस T1 होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा। तो रेफ्रिजरेशन के केस में लोअर चीज डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा, और हीट पंप के केस में हायर जो होगा वो आपका डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा। अब आइए दोनों के में रिलेशन देखते हैं, दोनों के COP में रिलेशन देखते हैं। अब पहली बात तो हमें ये समझ में आ चुका है कि डिजायर इफेक्ट जो होता है वो आपका हीट पंप का ज्यादा होता है। तो हीट पंप का डिजायर इफेक्ट ज्यादा होता है तो स्वाभाविक है COP की बात करेंगे तो COP डिजायर इफेक्ट अपॉन, यहाँ पे COP जो होता है वो क्या होता है, डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। आप देख रहे हैं यहाँ पे COP होता है डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। जिसका COP ज्यादा उसका डिजायर इफेक्ट ज्यादा होगा, या कह सकते हैं जिसका डिजायर इफेक्ट ज्यादा उसका COP ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हीट पंप का डिजायर इफेक्ट क्या है, ज्यादा है, क्योंकि Q2 ज्यादा है तो हीट पंप का डिजायर इफेक्ट ज्यादा है, दैट मीन्स उसका COP ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा होगा, तो वहां पे 1 से ज्यादा होगा, रेफ्रिजरेशन से 1 ज्यादा होगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन में फाइंड आउट किए होंगे जब पढ़े होंगे तब। तो ये COP दो ढंग से इसमें क्वेश्चन पूछता है कि पहले दोनों में रिलेशन बता दीजिए। तो COP ऑफ हीट पंप जो होता है 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है। अब इसे में कभी कभी पूछ देता है कि हीट पंप और रेफ्रिजरेशन का में दोनों में किसका COP ज्यादा होता है। तो दोनों में जो COP होता है वो आपका हीट पंप का ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसका डिजायर इफेक्ट ज्यादा होता है। तो जिसका डिजायर इफेक्ट ज्यादा उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा होगा। तो ये आपका हीट पंप का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा होता है ये रेफ्रिजरेशन से। तीसरा पूछेगा हीट इंजन के एफिशिएंसी के फॉर्म में। तो आपका हीट पंप का जो रिलेशन होगा COP में और हीट इंजन का रिलेशन जो होगा, इफिशियंसी बात कर रहा है, हीट इंजन की बात करेंगे तो इफिशियंसी होगा, अगर पंप या रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे तो COP होगा। COP में रिलेशन होगा तो ये डायरेक्ट होगा। लेकिन आप रेफ्रिजरेशन की बात करेगा तो यहाँ पे 1 ऐड करके इक्वेशन को लिखना है, नहीं तो वो गलती हो जाएगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आप रिलेशन लिखोगे तो ये रिलेशन होता है COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आइए देखते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की यूनिट। अगर हम लोग देखें कि इसका क्या होगा, तो यूनिट की बात करें तो सबसे पहले यूनिट क्या होता है रेफ्रिजरेशन का या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का, तो ये होता है 1 TR, है ना। तो 1 TR होता है, 1 टन रेफ्रिजरेटर बोला जाता है इसको। तो 1 टन जो रेफ्रिजरेटर होता है वो कितना होता है, तो 1 टन रेफ्रिजरेशन अगर हम इसका डिफाइन करेंगे तो उसका कहने का मतलब होता है कि 1 टन वाटर लो, उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे में हीट को एक्सट्रैक्ट करो, जितना हीट उसको निकाल रहे हो वही आपका वो जो उसके दौरान जो भी पावर हमारा खर्च हो रहा है तो वही आपका 1 टन, यानी कि वो जो रेफ्रिजरेशन का कैपेसिटी हो जाएगा 1 टन रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हो जाएगा। और वो जो होता है 3.5 किलोवाट के बराबर होता है, या फिर किलो जूल में देखेंगे तो 210 किलो जूल पर मिनट होता है, या किलो कैलोरी में देखेंगे तो 50 किलो कैलोरी पर मिनट में होता है। अब आप ये फॉर्मूला आप भूल जाओ, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये कभी नहीं भूलना है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि 1 TR इक्वल टू 3.5 किलोवाट होता है। अब किलोवाट होता है किलो जूल पर सेकेंड हो जाएगा, इसको मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 1 TR 1 टन रेफ्रिजरेशन इक्वल टू 3.5 किलोवाट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कम से कम इतना हमेशा ये आपको याद रखना होगा। ठीक है,
तो ये आपका हो गया यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब आइए समझते हैं कि टेम्परेचर का हमारे सीओपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए टेम्परेचर की जहाँ तक हम लोग बात करेंगे तो सीओपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम आइए आइडियल सीओपी देखते हैं कि आइडियल सीओपी पहले होता क्या है। तो ये चीज़ तो हम लोग देख के आ चुके हैं कि आइडियल सीओपी जो होता है वो टेम्परेचर के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे देखिए आइडियल सीओपी अपना क्या है। आइडियल सीओपी जो होता है वो आपका टी लोअर रिफ्रिजरेशन इफेक्ट, रिफ्रिजरेटर की बात करें तो ये रिफ्रिजरेशन में जो होगा वो आपका टी लोअर जो होगा डिजायर इफेक्ट होगा, और वर्क जो इनपुट होगा यानी कि टेम्परेचर के फॉर्म की बात कर रहे हैं तो ये आपका टी हाइयर माइनस टी लोअर हो जाएगा। तो ये आपका आइडियल फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर लोअर टेम्परेचर, जो लोअर टेम्परेचर है हाइयर टेम्परेचर को हम लोग फिक्स कर दिए, हाइयर टेम्परेचर को क्या किए हैं कांस्टेंट कर दिए। तो यहाँ पे अगर हम हाइयर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, हाइयर टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट कर दें तो लोअर टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं। अब लोअर का टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो स्वाभाविक है ये नीचे वाला वैल्यू जो है वो घट जाएगा, क्योंकि ये फिक्स है और इसको इंक्रीज करेंगे तो ये नीचे वाला वैल्यू घटेगा। अब जब नीचे वाला वैल्यू घटेगा तो स्वाभाविक है किसी चीज़ में कम वैल्यू से डिवाइड कीजिए तो ये ओवरऑल वैल्यू जो होगा ये बढ़ जाएगा। अब स्वाभाविक है लोअर टेम्परेचर यहाँ भी बढ़ा रहे हैं तो इफिशियंसी और ज़्यादा इंक्रीज कर सीओपी जो है और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि हाइयर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिए, लोअर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो नीचे वाला पोर्शन ये डिक्रीज करेगा और ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपका इंक्रीज करेगा, तो ओवरऑल सीओपी जो होगा इसका ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कह सकते हैं कि लोअर टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे आपका सीओपी इंक्रीज करता है, जब हाइयर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है। अब आइए समझते हैं एक जो क्वेश्चन जनरली पूछ देता है कि जैसे आपका कंफर्ट जोन और आइस पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है, आइस का जो टेम्परेचर होता है, उस दोनों में सीओपी किसका ज़्यादा होगा। तो कंफर्ट का मतलब क्या कि जैसे नॉर्मल टेम्परेचर की हम बात करते हैं, जैसे एसी में रहना हम लोग पसंद करते हैं, तो एसी में जब रहना पसंद करते हैं तो वो नॉर्मल टेम्परेचर 16 डिग्री 17 डिग्री 20 डिग्री 22 डिग्री तक रहता है। तो ये चीज़ हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो ये आपका कंफर्ट जोन हो गया। और आइस का तो वैल्यू पता ही है आपका 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है वो, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे और कंफर्ट जोन अगर हम लें तब उस दोनों में जो सीओपी होगा वो किसका ज़्यादा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे आप देखिए आइस पॉइंट हम हाइयर टेम्परेचर को फिक्स कर लिए, तो यहाँ पे भी हाइयर टेम्परेचर को 30 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री ले ली, लेकिन लोअर टेम्परेचर आइस का कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, और लोअर टेम्परेचर आपका कंफर्ट मान लेते हैं एसी को हम मिनिमम कितना रख सकते हैं 16 पे, तो 16 डिग्री हम लोग ले लिए। तो मिनिमम जो है 16 डिग्री टेम्परेचर हम लोग कंफर्ट जोन मान लेते हैं। ठीक है, 20 डिग्री 22 डिग्री भी आप रख सकते हो, लेकिन हम लोग 16 डिग्री मिनिमम, इससे ज़्यादा नीचे जा नहीं सकता है तो हम इसको मिनिमम ही लेके चलते हैं। तो 16 डिग्री सेल्सियस हम इसको मान लिए। तो अब बताइए कि इस दोनों में किसका इफिशियंसी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा। तो जिसका टेम्परेचर यानी कि लोअर टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका सीओपी ज़्यादा होगा। तो आपको अभी देख के आए हैं उधर से, तो सीओपी जिसका ज़्यादा होगा, किसका, जिसका लोअर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लोअर टेम्परेचर जो है कंफर्ट का ज़्यादा है, तो लोअर टेम्परेचर यहाँ पे कंफर्ट का ज़्यादा होगा, जिसके कारण किससे आइस पॉइंट से यानी कि आइस से कंफर्ट जोन का टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा होगा। लोअर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हाइयर दोनों का फिक्स रखें, एटमॉस्फेरिक 30 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तो दोनों का टेम्परेचर हम हाइयर जो है वो सेम रखें। लोअर टेम्परेचर आपका कंफर्ट जोन का ज़्यादा होगा आपके आइस की तुलना में, इसीलिए सीओपी जिसका किसका ज़्यादा होगा, तो जिसका लोअर टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका सीओपी ज़्यादा होगा। तो लोअर टेम्परेचर आपका कंफर्ट जोन का ज़्यादा है, इसीलिए सीओपी जो होगा वो आपका कंफर्ट जोन का ज़्यादा होगा। तो थैंक यू, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जय हिंद।